की इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को बंद करने उस पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। बॉन्ड से चंदे की दे जानकारी, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। चुनावी चंदे पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। 2019 से लेकर अब तक किस पार्टी में किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है, कितना एनकैश किया गया है, उसकी जानकारी सार्वजनिक करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जानकारी मांगी है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही वो निर्धारित संस्था है जो इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करती है और देश के 29 शहरों के अंदर जो निर्धारित संस्थाएं हैं वही जारी कर सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड। 31 मार्च तक इलेक्शन कमीशन की जानकारी वेबसाइट पर दे। इलेक्शन कमीशन ये जानकारी सार्वजनिक करे, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार, मतदाताओं को ये जानने का अधिकार है। ये जानकारी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये जानकारी दी, और सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, कहा जाए आज का फैसला बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है 2024 के चुनाव से पहले, क्या कुछ बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कही? देखिए, संविधान पीठ का जो एक मत से फैसला है उसमें संविधान पीठ ने माना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो वोटर के सूचना के अधिकार के हनन करती है। अगर वोटर को ये जानने का हक है कि जिस उम्मीदवार को वोट दे रहा है उसका आपराधिक अतीत क्या है, उसकी चल अचल संपत्ति क्या है, तो वोटर को ये भी जानने का हक है कि आखिर जिस राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रहा है उससे कितनी फंडिंग मिली है और उसको फंडिंग करने वाला कौन है। तो कोर्ट ने माना कि ये वोटर के उम्मीदवार के बारे में, राजनीतिक पार्टी के बारे में जानने के अधिकार का हनन करती है। और ये आर्टिकल 19(1) ए के तहत जो अधिकार मिला हुआ है, जिसमें सूचना का अधिकार भी शामिल है, उसका सीधे तौर पर उल्लंघन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने माना कि सरकार की तरफ से जो ये दलील दी गई थी कि ब्लैक मनी पर लगाम कसने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, इससे पहले चूंकि दानकर्ता ये नहीं चाहते थे कि उनकी जानकारी का खुलासा हो, इस लिहाज से जब ये स्कीम नहीं लाई गई थी उससे पहले वो कैश के जरिए दान देने के लिए बाध्य थे। और इस स्कीम के बाद में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि सिर्फ बैंकिंग माध्यम से ही सही तरीके से कमाया हुआ पैसा ही राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचे। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा कि ब्लैक मनी पर लगाम कसने की दलील का हवाला देकर, अगर बड़े फैसले की बात की जाए तो आज से कॉज एंड इफेक्ट की अगर बात की जाए तो अब क्या व्यवस्था होगी? इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था तत्काल रोक दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि एसबीआई तमाम जानकारी जो है 31 मार्च तक सार्वजनिक करे और साथ ही यह जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध हो। बिल्कुल, कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको असंवैधानिक करार दिया, उसको रद्द कर दिया है। एसबीआई को निर्देश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत वो बॉन्ड निकालना बिल्कुल बंद करे। अभी तक जो कुछ जानकारी एसबीआई के पास है, जिन जिन राजनीतिक पार्टियों को जिस जिस कॉर्पोरेट कंपनी से चंदा मिला है उसकी जानकारी वो इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन को दे। इलेक्शन कमीशन इसको वेबसाइट पर डाले और ये पब्लिक करे कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी को किस कॉर्पोरेट कंपनी से कितना चंदा मिला है। और जिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक बॉन्ड को अगर कैश नहीं कराया है तो वो बैंक को ये बॉन्ड वापस करे और बैंक इसके एवज में उन्हें कोई पैसा नहीं देगा। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से इस स्कीम के लागू होने पर तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अरविंद, इस चीज को लेकर भी चिंताएं जताई गई थी कि कई कंपनियां जो हैं वो अपने कुछ प्रतिनिधियों के जरिए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड लेती हैं, उनके जरिए ट्रांजैक्शंस हुआ है। ऐसे में सीधे सीधे किसी कंपनी की सीधे सीधे किसी दानदाता तक पहुंचना या उसकी जानकारी को सार्वजनिक करना कितना मुमकिन होगा? इस मामले को लेकर कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में या कोर्ट की टिप्पणियों के अंदर कुछ स्पष्ट हुआ? देखिए, कोर्ट का सुनवाई के दौरान भी कोर्ट का यह मानना रहा था कि इस मामले में जो स्कीम है उसमें गोपनीयता बहुत सीमित है। सरकार चाहे तो अपनी जांच एजेंसियों के जरिए इस बात का पता लगा सकती है कि उसके अलावा विपक्षी पार्टियों को किस कॉर्पोरेट कंपनी ने चंदा दिया, लेकिन विपक्षी पार्टी अगर चाहे तो ये पता नहीं कर सकती कि सरकार को या सत्तारूढ़ पार्टी को किसने चंदा दिया। तो इस मामले में जो गोपनीयता है वो बहुत सीमित है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सरकारी एजेंसी अगर चाहे तो किसी दानकर्ता का यूं ही पता लगा सकती हैं, सिर्फ कोर्ट के दखल के बाद ही, कोर्ट के आदेश के बाद ही दानकर्ता का पता चल सकता है। लेकिन कोर्ट का सवाल यह था कि यह गोपनीयता बहुत लिमिटेड है। आरबीआई के पास, सरकारी जांच एजेंसियों के पास जानकारी हो सकती है दोनों तरह के डोनर की, चाहे वो सरकारी पार्टी को दान देने वाले हो या अरविंद, इससे पहले जब आखिरी सुनवाई 2 नवंबर को हुई थी तो उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद इस चीज को अपने ऑब्जर्वेशन में माना था और उन्होंने तत्कालीन जो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको कोट करते हुए कहा था कि ऑनलाइन और चेक से जो पेमेंट है वही सबसे ज्यादा रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट पेमेंट माना जा सकता है। ऐसे में क्या वैकल्पिक किसी व्यवस्था का सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अंदर सामने आया है?
देखिए, अभी जो आदेश पढ़ा गया है उसमें तो इस स्कीम को लेकर के ही बात हुई थी और इस स्कीम को कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने माना है कि ये सूचना के अधिकार का हनन है। ब्लैक मनी पर लगाम कसने की दलील देकर या दानकर्ता के हितों की सुरक्षा की दुहाई देकर, उसकी निजता के अधिकार की दुहाई देकर के इस स्कीम को बरकरार नहीं रखा जा सकता। अरविंद, अगर आने वाली टाइमलाइन की बात की जाए तो एसबीआई को कब तक की मियाद दी गई है कि उसे जो तमाम दानदाताओं की सूची है, जो जानकारी है, वो सबमिट करनी है? देखिए, जो एसबीआई है उसको 6 मार्च तक का वक्त दिया गया है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर वेबसाइट पर सारी जानकारी डाले और उसके अलावा जिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक बॉन्ड को कैश नहीं कराया गया है वो बैंक को वापस करेंगे, उसकी एवज में उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक डेडलाइन कोर्ट की तरफ से तय की गई है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए थे कि जो पुरानी कैश वाली जो व्यवस्था है, जिसके जरिए दानकर्ता कैश के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, उस पर तो लौटा नहीं जा सकता। और इस स्कीम को लाने के पीछे जो सरकार की मंशा है उस पर भी हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस स्कीम की खामियों को दुरुस्त किया जाए। लेकिन आज जो कोर्ट का आदेश आया है वो उन ऑब्जर्वेशन के खिलाफ गया है, उन ऑब्जर्वेशन से मिलता जुलता नहीं है। और कोर्ट अरविंद, जरा ये स्पष्ट कीजिएगा कि एसबीआई को, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ये जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करनी है क्या अगले 20 दिनों में? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करनी है। इलेक्शन कमीशन उसको वेबसाइट पर डालेगा और इलेक्शन कमीशन जब वेबसाइट पर डालेगा तो वो जानकारी सार्वजनिक होगी कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी को, किस कॉर्पोरेट कंपनी से कितना चंदा मिला है। जी, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अरविंद आप। साथ ही अगर ऑब्जर्वेशन की बात की जाए, शुरुआत के अंदर 5 जजों की बेंच ने इसकी मामले की सुनवाई की थी और उसी समय कहा गया था कि फैसले 2 हैं लेकिन निष्कर्ष 1 है। इसके क्या मायने हैं? इसका मायने ये होते हैं प्रणय कि जब संविधान पीठ फैसला पढ़ती है तो कई बार फैसले अलग अलग होते हैं, जजों की राय भी अलग होती है। लेकिन कई बार जो फैसले होते हैं वो अलग अलग लिखे जा सकते हैं जजों के द्वारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्कीम को लेकर उनके निष्कर्ष एक नहीं है। जैसे किसी जजमेंट में अगर 3 जजों ने कोई फैसला लिखा है, 2 जज कोई अलग से अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन निष्कर्ष में वो यही चाहते हैं कि इस स्कीम को रद्द होना चाहिए। तो फैसले भले ही अलग हो लेकिन उसके निष्कर्ष एक ही होंगे। अरविंद, अगर याचिकाकर्ताओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो उन्हें किन किन पॉइंट्स के ऊपर कामयाबी मिली है, क्योंकि ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है। याचिकाकर्ता अपनी जीत का जश्न जरूर मना रहे हैं इस समय। देखिए, अगर याचिकाकर्ताओं की दलील की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर दलील उनकी आधारित थी। उनका पहला यही कहना था कि इस मामले में चंदा देने वाले के सोर्स का पता नहीं चलता और ऐसी सूरत में सत्तारूढ़ पार्टी चाहे तो वो पता कर सकती है कि विपक्षी पार्टियों को भी सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। जो धनराशि जमा हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्या उसका खुलासा सरकार ने सुनवाई के दौरान किया? नहीं किया था ना। तो उन्होंने ये बोला था कि हम एक इंटरिम ऑर्डर था कि भाई ये तुम सारा इंफॉर्मेशन रखो इसकी और इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर में दो। तो अब उन्होंने बोला है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो अभी तक सील्ड कवर में थी, वो सारी अब पब्लिक करी जाएगी और एक पब्लिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। आइएगा। तो वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को आप सुन रहे